क्या चैलेंजेस आप फील करते हैं ऐसे जज की कुर्सी पे बैठे हैं और सामने बच्चे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि वो पूरा अपना लगा देते हैं कि इसको जीतना कैसे है मुझे, जबकि हमारा मेन ध्यान होना चाहिए क्या सीख रहा हूं मैं इससे। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया है जुडिशरी एग्जाम के। जिन कॉलेजेस में रेगुलर क्लास चल रही है, जो प्रोफेसर रेगुलर पढ़ा रहे हैं, वहां के जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो ज्यादा बेहतर अपने आप को परफॉर्म कर पा रहे हैं एज लॉयर। नमस्कार साथियों, आज हम जिस लॉ फील्ड की शख्सियत के साथ बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और एक बहुत बड़ा नाम है मनदीप बैसला। मनदीप जी का जो अपना एक्सपीरियंस है लॉ फील्ड के अंदर 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और आज जो लॉ फील्ड के अंदर इनकी पहचान है वो एज ए टीचर, एज ए गुड लॉयर, एज ए कॉर्पोरेट लॉयर और लिटिगेशन में भी लोग बहुत इनको फॉलो करते हैं। तो आज बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम मनदीप से बात करेंगे और बहुत सारे सवाल आज हमारे हैं। और अगर मैं इसको कट नॉट शेल में बोलूं तो ओवरऑल जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इस डिस्कशन का वो रहेगा मूट कोर्ट। मूट कोर्ट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे आते हैं वो कुछ ना कुछ मूट कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि मूट कोर्ट कंपटीशन है क्या। और मनदीप जी का अपना खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइफ की जर्नी कैसी रही और बहुत सारे कुछ एक दो पर्सनल सवाल भी होंगे क्योंकि बिना पर्सनल के मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चीजें हम लोग जस्टिफाई कर पाते हैं। तो नमस्कार मनदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार। और पहला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मनदीप जी आपसे कि आपको लॉ फील्ड में आने के लिए आपका खुद का डिसीजन था या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली या किसी ने आपको इंस्पायर किया? सर ये तो ऐसा था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी क्रोडिमल कॉलेज से नॉर्थ कैंपस से, तो रोज जब उस रास्ते से निकलते थे तो एक लॉ फैकल्टी हमारी इस रास्ते में पड़ती थी। तो फिर मन में ये था कि मतलब रोज जब वहां से निकलते थे कि ग्रेजुएशन के बाद लॉ में जरूर एडमिशन लेना है। तो स्टार्टिंग से जब सेकेंड ईयर चल रहा था मेरे ग्रेजुएशन का तो फैकल्टी फ्लो जाना जाना मेरा हो गया था क्योंकि मेरे एक दोस्त के ब्रदर उसी में पढ़ रहे थे, लॉ कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ लॉ तो एक बार जरूर करियर में एक बार करके देखनी है। ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा लिटिगेशन करना होगा, बट उस टाइम ऐसे था एक बार लॉ जरूर करनी है। तो ये अच्छा है, हमारे जितने भी दर्शक ये पॉडकास्ट सुनेंगे उनको ये पता होना चाहिए कि एक बाय डिफॉल्ट एक हम लॉ फील्ड में आते हैं और एक बाय डिजाइन आते हैं। तो ये आपकी अपनी खुद की चॉइस थी और बाय डिजाइन यदि अगर आप आए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि आपने अपने करियर को खुद चूज किया। तो एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर आप, इफ आई एम नॉट बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर, दूर दूर तक रिश्तेदारों में कोई वकील नहीं है, भले वकील हो। तो एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपको शुरुआती दौर में क्या चैलेंजेस लगे? और दो सवाल दो हैं कि आपने जब एज ए करियर शुरू किया तो आपको क्या चैलेंजेस लगे और आज जब आप अपने आप को देखते हैं कि एक मुकाम आपने हासिल किया है तब आप उस दौर के और आज के दौर में अंतर कितना समझते हैं? सर चैलेंज तो सबसे पहले एक तो माइंडसेट कि अगर लिटिगेशन को क्योंकि बहुत ज्यादा इतना वो बनाया गया है, हवा कह सकते हैं, हवा बना रखा है लोगों के बीच में कि स्टूडेंट के मन में लिटिगेशन सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन वो कहते हैं कि हम जुडिशियल की प्रिपरेशन कर लेंगे या फिर हम किसी और जॉब की प्रिपरेशन कर लेंगे जो लॉ ऑफिसर की जॉब होती है, या फिर हम पढ़ाने का टीचिंग की तरफ चले जाएंगे। लिटिगेशन को सबसे आखिरी रखते हैं। तो सबसे पहला था कि माइंडसेट मेरे को बनाना था कि अगर मेरे को लिटिगेशन में जाना है तो पूरा माइंडसेट मेरा रहना चाहिए, मतलब मेरे पास सेकंड थॉट नहीं है। फिर अगर मैं सुबह घर से 7 बजे निकल रहा हूँ, रात को 12 बजे आ रहा हूँ, तो पूरे दिन लिटिगेशन ही कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। वंडरफुल। जी सर, तो सबसे पहला माइंडसेट था। और सर बड़ी दूसरी चीज जो हमें सबको चाहिए होती है, गाइडेंस, कि कोई ऐसी गाइडेंस मिले जो बता सके कि इस लॉ में बेसिकली पैर कैसे टिकाने हैं आप। और वो ऐसी चीजें थी कि जो सब किताब से तो नहीं पढ़ पाएंगे हम। थ्योरेटिकल नॉलेज हमने काफी ले लिया, एपीसी पढ़ा, सीपीसी पढ़ा, एविडेंस एक्ट पढ़ा, जितने भी सारे एक्ट पढ़े थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो मिसिंग थी हमेशा लॉ स्कूल में। तो वही थी, राइट गाइडेंस की जरूरत थी। फिर राइट गाइडेंस मिली मुझे और मैंने अपने फिर स्टार्ट किया। अगर आप बताना चाहें तो मैं आपके गुरु का नाम पूछ सकता हूँ अगर आपको लगे कि आपकी फर्स्ट गुरु वकालत की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गौरव का वो होता है, मोमेंट होता है कि हम हमारे गुरु हमारे नाम से जाने जाएं या हम अपने गुरु के नाम से जाने जाएं। सर मैं एक तो नहीं 3 नाम लेना चाहूंगा। एक हमारे आदित्य सर, और दूसरे एक समीर सर है हमारे, एंड एक हमारे शाहरुख सर।
तो तीनों का रोल रहा उसमें कि जो गाइडेंस का था, जिनके बहुत क्लोज रहा तो शाहरुख सर थे बैठ के ड्राफ्टिंग वगैरह वहां से, जो लॉ पे कैसे कमांड करनी है, क्या चीजें करनी है, समीर सर थे जो ये आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आदित्य सर का हमेशा वो एक बूस्ट देना कि भाई ठीक है चीजें हो जाएंगी, तो तीन लोगों ने काफी सपोर्ट किया। सेकंड मेरा था कि अब आपको क्या लगता है कि आपने जब 2017-18 में जब भी अपना करियर स्टार्ट किया, आज आपको क्या लगता है कि आज चैलेंजेस ज्यादा हैं या उस समय चैलेंजेस ज्यादा थे? न्यू स्पेशली नई एडवोकेट्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए First कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनको गाइडेंस की तो सबसे भारी कमी है इस प्रोफेशन में सर। चैलेंज वो तब भी मेरे को लगता है उस टाइम भी सेम था, आगे से गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। मैंने जो अपना वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट की लॉ स्टूडेंट के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए, उसकी कमी मेरे को ऐसे महसूस हुई कि जब सर कोर्ट में जा रहे थे तो हमें इतना तक नहीं पता था कि पीएफ क्या होता है, पीएफ फाइल कैसे करना है, क्या होता है, समन्स कैसे डिस्पैच कराने हैं, सर्टिफाइड कॉपी क्या, तो ये सब कभी पढ़ा नहीं था। मैं कही तो इतनी बेसिक जानकारी अगर किसी ने इंटर्नशिप नहीं भी करी, नहीं उसको अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो ये बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप कोर्ट में पहला कदम रख रहे हैं तो 8-10 बेसिक चीज अगर आपको पता है, पास ओवर क्या है, एडजमेंट क्या है, ये सारी चीजें पता है तो एक कॉन्फिडेंस आप लेके आओगे कोर्ट में। तो वही मेरा बस उद्देश्य था। फिर वो चैलेंजेस जहां तक रीच अब पहुंच पा रही मेरे को लग रहा कम हुए होंगे, वरना तो सर गाइडेंस तो आज भी जरूरत है लोगों को। सवाल वही का वही मुझे लगता है कि आज जो बच्चे हैं जो आज लॉ में आ रहे हैं, एनरोलमेंट करते हैं, हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में करते हैं या स्टेट बार काउंसिल में करते हैं, तो मेरा सिर्फ पूछने का उद्देश्य ये है कि बच्चे आपके बताने से उनको कुछ लर्निंग आए। जी सर। तो जो 7 साल पहले का बैच आ रहे थे, जैसे आप आए, और आज जो करंट का 2025 का बैच आ रहा है, तो क्या उनके लिए आप कुछ बताएंगे कि उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इस पॉडकास्ट का मेन एम है कि जो यंग जनरेशन आ रही है, जो हमारी नई पौध आ रही है, वो लीगल को एक अलग तरीके से देखे और उसका अलग तरीके से परचम लहराए है। जैसे लीगल का प्रोफेशन एक एलीट प्रोफेशन माना जाता है, उस एलीट प्रोफेशन को बिल्कुल उसकी वैल्यूज और बढ़ाए। सर इसमें क्या है कि अगर कॉलेज डे से सोचेंगे, जैसे कि मेरे को भी लगा था कि अगर आपको फर्स्ट ईयर से आपका माइंडसेट आ जाए कि हाँ लॉ में जो मैं कैटेगराइज करता हूँ 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटता हूँ। 3 कैटेगरी के बच्चे एडमिशन से लेते हैं सर। एक पहला बच्चा वो जिसको पता है कि हाँ मेरे को लॉ ही करनी है, मेरे को आगे करियर अपना लीगल में बनाना, पहला वो बच्चा, जो कि बहुत कम होते हैं सर। दूसरे बच्चे वो होते हैं कि जो कुछ उनके डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं अलग अलग सर्विस की, वो बस लॉ को एक बैकअप की तरह ले लेते हैं। तीसरे सर बच्चे वो जो कंफ्यूज है, और कंफ्यूज वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। राइट। तो आपको ये देखना होगा कि अगर लॉ करने तो बढ़िया तरीके से की जाए, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे कि सर आपका टॉपिक है कि मूट कोर्ट, राइट, कि मूट कोर्ट एक ऐसी चीज है कि आपको रियल टाइम कोर्ट एक्सपीरियंस आपको स्टार्टिंग से दे सकती है। कि किसी केस को अगर प्रेजेंट करना है तो उसे 2 पहलू है, एक आप फेवर में करेंगे, एक अपोज करेंगे सर उसको। तो फेवर में क्या आर्गुमेंट्स हैं, अपोज में क्या आर्गुमेंट्स हैं, किस तरीके से लॉ से आप चीजों को फ्रेम कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। तो ये अगर बेसिक चीजें अगर आप लॉ स्कूल से अगर सीख लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, तो फिर आपको माइंडसेट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आप देख लोगे हाँ ये तो कर पा रहा हूं मैं, और अगर और करूंगा मूट कोर्ट्स वगैरह या फिर इंटर्नशिप, इन सब से और इसको बेहतर बना सकता हूं, तो हाँ आई कैन बी सक्सेसफुल एडवोकेट वन डे। राइट, राइट। चलिए अब इस टॉपिक पे आते हैं हम कि हम हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे, मनदीप जी, हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो चूंकि ये पॉडकास्ट आपका अलग अलग सोशल मीडिया के चैनल्स पे होगा जी, और आज का रिकॉर्ड किया हुआ पॉडकास्ट 10 साल बाद भी बच्चे सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो 2025 में अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी वो बच्चे उसको उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि मूट कोर्ट क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? आप क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को मूट कोर्ट का एक्सपीरियंस हो जाए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या एक मूट कोर्ट की तैयारी करी या 1-1.5-30 मिनट का उन्होंने किया, या एक पूरे साल के लिए एक मूट कोर्ट कंपटीशन अगर वो करते हैं, तो क्या 30 मिनट के कंपटीशन का पूरा 1 साल में सफिशिएंट है? 2 सवाल है सर। पहला कि फर्स्ट ईयर से करना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से सर कर लेना चाहिए जी।
क्योंकि एक ऐसी नॉलेज है कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से आईपीसी, सीपीसी, जो हमारा बीएनएस, बीएनएसएस चेंज हो गए हैं। तो अगर आप थ्योरी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो व्हाई नॉट प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल है स्टार्टिंग से, और जितना जल्दी से आप कर रहे हैं, स्टार्ट करोगे, उतनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जब तक आपका लॉ खत्म होगा। और दूसरी चीज है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो, कितना रोल प्ले करेगा, तो सर बिल्कुल करेगा, क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। वेरी वेल। आपकी जो वो है, आपके अंदर एक प्रतिभा है, वो बाहर आएगी। राइट। क्योंकि आर्गुमेंट्स करने में, उनको बनाने में, प्रेजेंट करने में जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसको वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने। ये बिल्कुल सही बोला आपने कि कॉन्फिडेंस, मूड कोर्ट से बाकी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन एक एडिशनल एडवांटेज होता है, वो है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होंगे और कॉन्फिडेंस डेवलप। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ठीक कहा। अब आता है कि दूसरा सवाल था कि क्या 30 मतलब एक मूड कोर्ट कंपटीशन में 30 मिनट के लिए या 2 आपने कर लिए, तो क्या वो सफिशिएंट है पूरे साल के लिए? सर मेरे हिसाब से तो 2 नहीं, मतलब ज्यादा, जितने ज्यादा कर सको उतना अच्छा है। जितनी ज्यादा कर सको, बिकॉज एक करा, 2 करा, 3 करा, फिर वो एक फ्लो आपके एक हैबिट में, राइट, एक हैबिट में आए, साल का जो पूरा प्रैक्टिकल है उसमें आ जाए। क्योंकि लॉ खत्म करने के बाद तो करनी प्रैक्टिस है, राइट, और दिन रात प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप उस फ्लो में पहले से रहोगे तो आपको एडजस्ट करने में भी टाइम नहीं लगेगा। आपको जब रियल टाइम प्रॉब्लम्स मिलेंगी, केसेस मिलेंगे, तो आपको पता होगा अगर फेवर की तरफ से बनाना है तो ये माइंडसेट रखना है, अपोज करना है तो ये माइंडसेट रखना है। तो वो पहले से अगर जितना ज्यादा कर सकोगे उतना अच्छा सर हमारे लिए तो। राइट। अब बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं इसमें ना, आप इतनी जगह एज ए जज रहे हैं, मूड कोर्ट के जज रहे हैं, मुझे लगता है कि 150 से ज्यादा आप कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में एज ए जज रहे हैं, एज ए मूड कोर्ट जज। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आप फील करते हैं, क्योंकि आप जब जज एज ए जज की कुर्सी पे बैठे हैं और सामने बच्चे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, प्लीडर एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की तरह खड़े होके, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे कि उनका जो मूड कोर्ट है वो उनके और परफॉर्मेंस, जो उनको और चीजें आए? सर एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि कोई भी मूड की प्रॉब्लम मिलती है उनको, वो पूरा अपना लगा देते हैं कि इसको जीतना कैसे है मुझे, चाहे फेवर में हो या अपोज में हो, कि मेरे को जीतना है, कैसे भी जीतना है। जबकि हमारा मेन ध्यान होना चाहिए क्या सीख रहा हूं मैं इससे, कितना डेवलप कर रहा हूं मैं अपने आप को इसमें। मतलब मेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो इसलिए नहीं कि बस मेरे को जीतना है, तो उसी के लिए आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ेगा मूड कोर्ट, वो प्रैक्टिस आप कितनी बार कर रहे हो उससे फर्क पड़ेगा आपका। तो वो अगर मेंटेलिटी आप उस तरीके से करेंगे कि जितना मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ काम, मुझे दूसरे वाले को हराना है इस पर्पस के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो तो होता भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो उसमें अगर किसी को अवार्ड भी दिया जाता है, कोई विनर भी होता है, ये नहीं कि जो विनर साइड है आर्गुमेंट अच्छे उसको नहीं, हो सकता है जो अपोज साइड हो, जिसके अपोज करना उसमें कुछ एक के अच्छे आर्गुमेंट्स हुए, अच्छी प्रेजेंटेशन हुई, उसको भी अवार्ड्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से बस प्रेजेंटेशन पे, अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए कि आउटकम इसका क्या निकल रहा है। थोड़ा लीग से अलग हटके सवाल है जी सर। और अलग हटके सवाल ये है कि जो टॉप ब्रांडेड, अगर हम कहें कि टॉप नॉच लॉ कॉलेजेस हैं जी, और टियर 1 सिटीज के अंदर हैं, जैसे एनएलयूज हो गए बड़े, और बाकी जो सेकंड में फेज में, थर्ड फेज में, आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारे लीगल ब्रेन्स आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स से, तो क्या वो टॉप जो लॉ स्कूल से उनके साथ मैच कर पा रहे हैं? मतलब एक कैटेगरी हो गई एनएलयूज की, और एक हमारे बाकी जो अलग जगह से आ रहे हैं, जो अलग हम समझिए काफी सारे रिमोट कॉलेजेस हैं, जी देहातों में कॉलेज हैं, सिटीज से आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब उनको मैच कर पा रहे हैं, या थोड़ा सा जो भी आप बताना चाहें? वो सच्चाई तो यही है, मैच तो देखिए नहीं है, क्योंकि उनको फैसिलिटीज जो सारी है, गाइडेंस है, उन सब की उन लोगों के पास कमी है। बेसिकली उनका फोकस इतना रह जाता है कि भाई एग्जाम आए, प्रिपरेशन करी, अपना दे दिया, क्लासेस भी उनके अच्छे से हो पा रही नहीं हो पा रही हैं, उतना पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, तो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है उसमें तो मेरे को लग रहा है वो कि 10 में से मेरे को लग रहा है कि एक कॉलेज में चल रही होंगी, टियर 2, टियर 3, टियर 4 में। लेकिन जो टियर 1 वाले हैं उनको तो सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो वो गैप आप जो बच्चे होते हैं वो केवल कोर्ट में आके पूरा कर सकते हैं, और वो कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जो बच्चे टियर 1 से आए हैं उनके पास एडवांटेज है, उन्होंने काफी एक्सपोजर ले लिया पहले, तो डिफरेंस तो है सर उसमें। तो आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो 9-10 कॉलेजेस हैं वहां पे 1 या 2 कॉलेजेस में जो रेगुलर चल रही हैं, तो जो रेगुलर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट ब्लेमिंग टू एनीबडी, हमारा यहाँ उद्देश्य ब्लेम करने का नहीं है कि कौन कॉलेजेस क्या कर रहा है, कौन यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि जिन कॉलेजेस में रेगुलर क्लास चल रही है, जो प्रोफेसर रेगुलर पढ़ा रहे हैं, वहां के जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो ज्यादा
बेहतर राइट राइट अपने आप को परफॉर्म कर पा रहे हैं एज लॉयर, बिल्कुल इन लिटिगेशन हो या कॉर्पोरेट हो। और जहां पे सिर्फ डिग्री बांटने का काम हो रहा है, जहां पे ठीक है कि आप आए ना आए और आपको एग्जामिनेशन देना है और आपने एग्जामिनेशन दिया और 5-10 क्वेश्चन तैयार किए और उसके बाद आपने डिग्री ले ली। करेक्ट तो आपका कहना ये है कि बिल्कुल बिल्कुल सर, वो चीज़ है क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल से देखो कि जो बच्चे रेगुलरली पढ़ के आ रहे हैं, जिनकी अच्छी उनको थ्योरी की नॉलेज है, सब चीज़ें हैं, उनको पहले से पता है। उनको अगर कोई हम रिसर्च करने के लिए कभी मैं इंटर्न को किसी को देता हूँ, तो मेरे को पता है कि भई वो किस एस्पेक्ट पे रिसर्च कर रहा है, अच्छी जजमेंट भी निकाल लेगा। वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ तो पहले मेरे को समझाना पड़ता है कि मेंस रिया क्या है, एक्टर्स रिया क्या है, जो आपकी इंटेंशंस हैं, उसको कैसे विटेज दी जा रही है कोर्ट, तो उसके फिर ऐसे रिसर्च करनी है, तो फ़र्क है सर उस चीज़ में। लॉ वो कोर्ट में आके पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक जितनी बातें कही जी। उससे आप कुछ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि एज ए लॉ इंटर्न के लिए आपके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप उनको मैसेज पास कर सकें। यंग एडवोकेट के लिए बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, तो ऐसा मुझे लगा। मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते, मुझे ऐसा लगा। मेरा सर इसमें ये था कि जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मेरे को लगा था कि जब मैं लॉ का कोर्स करके आ रहा हूँ, मैं इतना टाइम इन्वेस्ट अपना करके आ रहा हूँ, तो बेसिक चीजों के लिए मैं स्ट्रगल क्यों करूँ कोर्ट में स्टार्टिंग डे। वेरी वेल। अगर वो चीज मेरे को पहले से पता होंगी, पहले से अगर मैं ट्रेन होऊंगा उस चीज के लिए, तो बेटर है। और मूट कोर्ट को अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे में भी 3rd ईयर में लेके आए थे लोग। एक मैंडेटरी सब्जेक्ट था, उसमें बस लिया दिया चीजें हो गई थी, राइट। लेकिन अगर इसको फर्स्ट ईयर से मैंडेटरी बना दिया जाए सब बच्चों के लिए, वेदर इट इज 5 ईयर लॉ या 3 इयर्स लॉ है, तो आप फर्स्ट ईयर से अगर उसको मैंडेटरी कर दोगे तो बच्चों को पता रहेगा कि क्या चीज है। आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं रहता। लॉ कॉलेज पास कर लेते हैं, मूट कोर्ट भी कुछ होता था, और फिर बाद में पता चलता है कि जब उनका कोई छोटा भाई बहन पढ़ रहा होता है या फिर कोई कोर्ट में आते हैं तो इंटर्न आते हैं, उन्हें बताते हैं कि सर हमारा मूट कोर्ट कंपटीशन है, कि ये क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ट है सर, वो तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना बेस तो नहीं बनेगा। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तभी इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस बोलते हैं सर। राइट राइट। मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो यही आंसर था कि आपका ऐसा अंदर से एक मन है कि लॉ कॉलेजेस के अंदर 100% मूट कोर्ट का या मॉक ट्रायल का एक इस तरीके का कल्चर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज शुरुआती दौर पे आ जाए और उनको लगे कि खाली एग्जामिनेशन नहीं देने, हमें साल में सेमेस्टर वाइज या ईयरली एग्जाम नहीं देने, हमें इसके अलावा भी हमें हर मंथ क्वार्टरली हमें प्रिपरेशन करनी है। और प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी मिल जाए उससे, जो शुरुआत में आपने बोला कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो ये बड़ा अच्छा है। अब मूट कोर्ट से जो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए भी मनदीप भाई बड़ा मुश्किल होता है कि मूट कोर्ट अरेंज करना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें लगती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, बिना बच्चों के सहयोग के हो भी नहीं सकता। और ऑल ओवर इंडिया में लोगों को, स्टूडेंट्स को इनवाइट करना, बाकी सब कुछ करना। तो आप क्या कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि डोंट बैंक अपॉन फिजिकल, आप वर्चुअल से? बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए अभी क्या है कि जो ड्रास्टिकली चेंज आया है कोविड-19 के बाद, अगर आप देखोगे तो एक तरीके से सोशल मीडिया एंड वर्चुअल प्लेटफॉर्म आ गया। अगर आपने कोर्ट में भी हमारे ट्रांसफर फॉर्म देखा होगा सर, कि पहले एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट बड़ा भागना पड़ता था, बड़ा वकीलों के लिए भी थोड़ी सहूलियत हो गई है कि भाई वीसी पे बैठ के हम अगर 3 कोर्ट में हियरिंग है तो मैं ऑफिस में बैठ के तीनों हियरिंग मेंटेन कर सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल कोई एविडेंस है। तो ये चीजें सर, हम मूट कोर्ट को, फिजिकल मूट कोर्ट को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अगर अरेंज हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सर अगर मास लेवल पे कराना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पार्टिसिपेशन चाहिए। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली देहरादून गया था सर एक कॉलेज में, तो बच्चे कुछ केरला से आए हुए थे, कोई हैदराबाद से आया हुआ था। अब सोचो कि वहां से आने के लिए 3 दिन का कंपटीशन था सर वहां पे, वहां से आने के लिए कितने दिन वो पहले चले होंगे, राइट। कितना उनको 1 हफ्ता तो उनको पूरा गया होगा सर। कोई अगर केरला से ट्रेन से आ रहा है 2 दिन तो कम से कम ट्रेन से सर उसको लगे होंगे देहरादून पहुंचने में। तो इतनी अगर हर्डल्स ना हो, क्यों प्रेजेंट ही करना है चीजों को देखते हो, और आप ईमेल पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो अपने पेपर जो भी अपने बनाए। तो ऑनलाइन सर मेरे साथ बेटर ऑप्शन है। अगर उसमें डिफिकल्टी आ रही तो ज्यादा से ज्यादा अगर पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों की, ज्यादा बच्चों को सिखाना है, तो ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। तो लॉबियस ने अपना फर्स्ट नेशनल वर्चुअल मूट कोर्ट कंपटीशन इसी थीम के अनुसार रहा है, बिकॉज रीजन क्या है कि लॉबियस को भी लगता है कि जस्टिफाई है वर्चुअल,
क्योंकि वर्चुअली आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना, राइट, आपका जितना ट्रैवलिंग टाइम है, पेरेंट्स की एक चिंता का विषय होते हैं, बच्चे कहीं जाते हैं, मान लीजिए मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से जोधपुर जा रहे सर हैं, मेनली पेरेंट्स तो उन लोगों के लिए बड़े एक टिपिकल सिचुएशन होती है। जी सर। तो इसीलिए वर्चुअल मूड कोर्ट कंपटीशन रखा ही इसलिए गया है, और कोशिश ये की है लॉबियस ने कि वो लगातार एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉबियस की लगातार इनमें जितने मैक्सिमम मूड कोर्ट या मॉक ट्रायल वो अरेंज कर सके वर्चुअली, और मैक्सिमम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकें, उसी के लिए कोशिश है। तो मुझे लगता है कि आपकी राय भी सेम यही है कि वर्चुअली ज्यादा बेटर है। जी सर। अब सवाल लीगल एजुकेशन से रिलेटेड और ऐसे चीजें जिस पे आप वीडियो बनाते हैं, आप मुझे थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, जितने भी आपको सुन रहे हैं, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स, जी सर। ड्राफ्टिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लीगल ड्राफ्टिंग बड़े टिपिकल इशू है। तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनको आपके मैसेज के माध्यम से पता लग जाए कि लीगल ड्राफ्टिंग में वो एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं? देखिए सर, मैं ऐसा बता, दो फेज होते हैं सर ड्राफ्टिंग के मेरे हिसाब से। एक फेज जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं वो वाला फेज, एक फेज जब आप लॉ कर रहे होते हैं। तो लॉ में सर जब कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा तो उसमें नहीं सीख पाते हैं, राइट। पर मेरे हिसाब से बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल नोटिस का सबसे पहला काम अगर किसी लॉयर के पास आता है, मेरे को लीगल नोटिस, कोई भी पड़ोसी रिश्तेदार कहीं से भी आ जाता है कि भाई एक तरीके किसी को भी सैलरी नहीं दे रहा है, कुछ भी ना, लीगल नोटिस सबसे पहली रेमेडी होती है। तो लीगल नोटिस हो गया सर, सूट हो गई, बेल हो गई, बेल बहुत कॉमन चीज हो गई। तो बेसिक चीज अगर वो सीख ले, पहले देख ले ड्राफ्ट कैसा है। हमको लॉ पता है कि 437 में रेगुलर बेल हो रही है, 438 में एंटिसिपेटरी बेल हो रही है, पर उसको एक फ्रेम कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, अगर वो स्ट्रक्चर मेरे को पहले से ही पता होगा तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। अगर मैंने उसके बेसिस पे ही कर लिया होगा एक आध ड्राफ्ट, जैसे कि ड्राफ्टिंग का एक पेपर रहता है हमारा लॉ सब्जेक्ट में, वो केवल एक सेमेस्टर में आता है, करेक्ट, उसको भी सर आप स्टार्टिंग से रख सकते हैं। और क्योंकि ड्राफ्टिंग मेजर थिंग है सर, राइट। अगर आपको लिटिगेशन करनी है तो ड्राफ्टिंग में, अगर जुडिशरी में भी जाना है तो ऑर्डर डिक्टेट कराने पड़ेंगे सर, जजमेंट पास करनी पड़ेगी, राइट। वो भी ड्राफ्टिंग एक वहाँ भी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत तो इंपॉर्टेंट। बेसिक चीज भी अगर स्टार्टिंग से बच्चों को आ जाएगी तो उनके अंदर जो फोबिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और एक्सपर्ट जो बन पाएंगे ड्राफ्टिंग के, तो जब वकालत शुरू करेंगे तभी हो पाएगी। तभी जी सर। ये रहा ये हमारा ड्राफ्टिंग का। जी। दूसरा आता है कि जब द मोमेंट उनको बार काउंसिल लाइसेंस देती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रैक्टिस में जब वो आते हैं तो ऐसी कौन सी 5 चीजें जो उनको ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को लीगल फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके? सर सबसे पहली चीज तो है कि आपको जो इनिशियल ईयर्स हैं वो आपको कंप्लीटली डेडिकेटेड तरीके से देने होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि मैं 10 बजे एक्यूरेट कोर्ट पहुंचूंगा, वो जज का टाइम होता है 10 बजे बैठने का, हमें पहले जाना होता है। और ये नहीं कि 3 बजे 3:30 बजे निकल गया भाई, हियरिंग्स हो गई, अब कल की हियरिंग वो निकल गया। आपको बैठना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं देखना पड़ेगा, एक तो बिना टाइम लिमिट के आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको जितनी बेसिक चीजें हैं ये आपके ऊपर है, आप उसको 10 साल में सीखो या 1 साल में सीखो। राइट। ड्राफ्टिंग हो गई, बेसिक ड्राफ्टिंग हो गई, बेसिक आर्गुमेंट स्किल्स हो गई जो सीखने की होती है, या फिर जितना मिसलिनियस काम होता है, मिसलिनियस काम बहुत सारा होता है सर कोर्ट में, करेक्ट। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 1 साल में सीखना चाहते हो या फिर उसको 10 साल में सीखना चाहते हो। राइट। तो वो जितनी जल्दी माइंडसेट को आप अपना प्रिपेयर करोगे कि ये अगर जल्दी सीख लूंगा तो जल्दी सीख लूंगा, उतना ही मैं अपना क्लोज पहुंचूंगा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के। करेक्ट। तीसरा सर कि एक अच्छा गुरु आपको बनाना ही पड़ेगा इसमें। बिना गाइडेंस के आप बिना एक गुरु के इस प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। और वो गुरु ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 3-4 सालों से ली, फिर अपना करी इंडिपेंडेंट, फिर छोड़ दिया। गुरु जिंदगी भर के लिए होता है सर, चाहे उनके साथ मैं बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। आज भी अगर मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो सर से मिलने रेगुलरली जाता हूँ। कोई बड़ा केस आता है, कंफ्यूजन होती है, उनको साथ में रखता हूँ कि सर ये इस तरीके से क्या करें, कोई केस साथ में भी कर लेते हैं। और चौथी चीज है सर कि आपको बी प्लान सी प्लान सब त्याग देने पड़ेंगे। वेरी वेल। कुछ बच्चे पहले से रख के मन में चलते हैं कि 1 साल दूंगा, 2 साल दूंगा, नहीं होगा तो मैं बी प्लान पे चला जाऊंगा। इसमें आ रहे हो तो टेम्परेरी होता ही नहीं सर, ये आपको फुल टाइम प्रोफेशन परस्यू करना पड़ेगा। साइड बाय साइड अगर आप सोच रहे हो ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, वो सब नहीं, पूरी तरीके से करना होगा। और 5वां सर होगा पंक्चुअलिटी। राइट। जो मैंने बोला तो लिमिटलेस आपको देना पड़ेगा पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल आपको रहना पड़ेगा इस प्रोफेशन में, कि जज अगर 10 बजे बैठ रहे हैं तो मैं नहीं कि मैं 9:59 पे कोर्ट में एंटर करूंगा।
मेरा भी सर इस सिद्धांत है कि 9 बजे कोर्ट पहुंच जाता हूँ, चाहे कोई भी कोर्ट हो, Right. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या किसी दूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा हूँ, बाहर भी जा रहा हूँ स्टेट के, 9 बजे मेरा होता है कि 1 घंटा मेरे को चाहिए तसल्ली से, ताकि मैं चीजों को मैं अपने हिसाब से रूटीन में ला सकूं। रूटीन में। जी सर। बहुत अच्छी आपने पांचों बात बताई। इन्हीं के कॉन्सोनेंस में मुझे लगता है कि सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यंग जो भी रिसेंटली एनरोल्ड हुए हैं, उनको एक अंदर से एक फीलिंग होती है कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन करने जाएं, हम फाइनल आर्गुमेंट में जाएं और हम जज के आगे आर्गुमेंट करें, क्योंकि अंदर से उनका ना एक क्योंकि इस परिवेश से आए होते हैं, अच्छे कॉलेजेस से आए, एनएलयू से आए, सिम्बोसिस से आए, तो उनको बड़ा मन करता है कि हम जाके जज के सामने आर्गुमेंट करें। तो क्रॉस एग्जामिनेशन और जो फाइनल आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट की हम बात करते हैं, तो उसके संबंध में कोई चीज आप जो नए हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें? सर देखिए, एक माइंडसेट मतलब जो एक तो फिल्मी दुनिया से जब स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मेरी वीडियो यही थी कि फिल्मी कोर्ट और एक्चुअल कोर्ट में अंतर क्या है, वो समझिए। कि अचानक से कोई जज किसी को कन्विक्शन करने जा रहा होता है, हीरो पीछे से आता है लेके, रुक जाइए जज साहब, ये रहा सबूत, भाई उसको एग्जिबिट कब कराया आपने, दूसरी पार्टी को एडवांस कॉपी कब दिया आपने, ऐसे हवा में कुछ नहीं होता। तो उस फिल्मी दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। जो फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज है सर, उससे आने से पहले केस बहुत लंबा रास्ता तय करता है, उस रास्ते को पूरा सीखना पड़ेगा। राइट। वो जो लिटिगेशन है केवल फाइनल आर्गुमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं है, उसके अलावा सर वो आपका क्लाइंट डीलिंग से शुरू होती है, फिर आपका केस ड्राफ्टिंग से होती है, फिर उसको फाइलिंग से होती है, लिस्टिंग से होती है, उसको मोशन कराना पड़ता है, दूसरी पार्टी या तो रिप्लाई, वो लंबी सीढ़ी भी आपको पूरी तय करनी पड़ेगी। और फाइनल आर्गुमेंट अगर आपने सारी चीजें गो थ्रू करी है, तो फाइनल आर्गुमेंट अच्छा ही करेंगे सर आप, फिर तो आपको पूरी जिस पता होगी इसकी आपकी क्या है। मनदीप जी, आगे की चर्चा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आपसे, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, और मुझे उन आंसर्स में लगा कि आपका जो एम है वो, फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए आपकी सोच एक बहुत पॉजिटिव है। इसी से मिलता जुलता मेरा एक आगे का सवाल है कि बहुत सारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो मेंटरशिप को, उसके मायने नहीं समझ पाते, और पहला क्वेश्चन होता है कि सर हमें एक अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। हमने एक इंटर्नशिप की है, उसमें वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मेंटोरशिप का, तो आपको क्या लगता है कि ये उनका कंफ्यूजन कैसे दूर हो? देखिए, मेंटोर में तो पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके मेंटोर से, कैसा मेंटोर आपको चाहिए, और फिर आप क्या चाहते हैं उनसे, राइट। मेंटोर में तो सर जो मेरे को लगता है कि मेंटोर आपको एक रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है, कि भाई अगर आपको एक काम करना है तो ये मार्ग है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा उस पर। वेरी वेल। तो हमेशा आपकी ये पता रहना चाहिए कि कितना मेंटोर से कि कितना सीखना है और कहाँ तक सीखना है, राइट। हम ये नहीं लगा सकते कि वही मेरे को सिखा देंगे, मतलब मेरे को पहुंचा भी ऊपर वही देंगे, वो बस रास्ता ही दिखाएंगे सर। करेक्ट। राइट। और मेंटोर ऐसा नहीं कि आपको कोई, जब तक नहीं कोई से फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑफिस नहीं ज्वाइन किया, कोई अच्छा सीनियर नहीं मिल पाया था मेंटोर, तो जरूरी नहीं। आपके पास आज के टाइम में काफी ऐसी चीजें कि आप ऑनलाइन के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। आज के टाइम पे तो अवेलेबिलिटी बहुत है, पहले से तो बहुत बढ़ गई है। तो मेंटोर का सर वही है कि आपको बस ये देखना है कि रास्ता कैसे पकड़ना है, किस तरीके से चलना है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा सर। मेंटोर में तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होता है कि मेंटोर कैसा मिलेगा, मेंटोर से रिलेटेड चीजें जो उनकी सिर्फ उनके मन हो कि अच्छा मिलना चाहिए, उनके पास होता है कि एक अच्छा हमें मिले, लेकिन जो उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन उनका पहले साल से शुरू होता है, और लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के बाद जब वो अपना एनरोलमेंट कराते हैं, तब तक उनके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन ही रहता है। और ये कंफ्यूजन, मुझे लगता है कि 3 इडियट की जो एक गाना है ना, कंफ्यूजन वाला, कौन सा एक गाना है, उससे रिलेटेड उनको लगता है कि हम लिटिगेशन में जाएं, कॉर्पोरेट में जाएं या जुडिशरी में जाएं, तो ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, ये मेरा भी कंसर्न है कि मुझे भी लगता है कि इस कंफ्यूजन के लिए कुछ ऐसा सटीक सा आंसर हो कि जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, उन दिक्कतों से वो अपने आप को उबारें। एक तो वो बच्चे जिनको क्लियर है कि भाई मेरा अगर इंटरेस्ट है जुडिशरी, वो जुडिशरी कर रहे हैं, लिटिगेशन है। दूसरे बच्चे वो हैं जिनको कंफ्यूज है, या तो जुडिशरी करनी है, लिटिगेशन है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा।
तो अगर जब आपके एक बार मन में आ गया है जुडिशरी के बारे में, आपने सोच लिया कंफ्यूजन में ही सही, तो मेरे हिसाब से जुडिशरी की बैठ के कर लीजिए एक बार तैयारी। उससे फायदा क्या है सर, मैं बताता हूँ कि अगर आप उसको मन में रखेंगे, उसको मन में रख के आधे मन से लिटिगेशन के लिए जाएंगे, तो लिटिगेशन में सक्सेसफुल नहीं होंगे आप। तो आप पहले तसल्ली से कर लीजिए, और जुडिशरी की तैयारी से कोई आपको ये नहीं कि आप गलत तरीके से नहीं भी हो पाया, फिर नहीं वहां पे आप नहीं पहुंच पाए आगे, तो वो जो नॉलेज है उसको आप लिटिगेशन में तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेरी वेल, आपकी बिल्कुल थ्योरी तो सही। मजबूत हो जाएगी बैठ के, आप सारे बेरेक्ट्स पढ़ लेंगे, सारे रिसेंट जजमेंट्स पढ़ लेंगे, तो वो आपको एक स्किल आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा एज देगी आपको। एच देगी। जितने भी लिटिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे, अब थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, एप्लीकेबिलिटी आपको देखनी है फिर। तो अगर बिल्कुल भी डाउट है करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक बार जुडिशरी को देख लेना चाहिए, सिलेबस अपना पूरा कवर कर लेना चाहिए। मनदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो 5th ईयर से अंदर एक पेन देता है, एक वरी देता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देता है। वो सवाल इतना वाजिब है कि मुझे लगता है कि इस एक सवाल के जवाब से 10 लाख जो बच्चे 5th ईयर में लॉ स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद जो 5-5 जितने भी आ रहे हैं अभी, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि लॉ में एनरोलमेंट हो गया, आगे की लाइफ का रोड मैप क्या है, ये रोड मैप कि वो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, उस लिटिगेशन का रोड मैप क्या है। देख सर, अगर लिटिगेशन में जाना तो आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि मेरी एक दिन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होगी, मेरा खुद का ऑफिस होगा, मेरी खुद की एडवोकेसी होगी, तो वो अल्टीमेट आपका एम वो है। अब उसका सर रोड मैप ये होगा कि आपको 2 चीजें उसके लिए चाहिए होंगी। सबसे पहला एक्सपोजर, नॉलेज, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए चाहिए होगा। दूसरा, आपको एक ऐसा अच्छा ऑफिस जहां से नॉलेज आप ले सको, क्योंकि स्टार्टिंग के दौरान आपके पास आपके अपने केसेस नहीं आएंगे, राइट। और वो केसेस तभी आना शुरू होंगे जब आप एक थोड़े कुछ केसेस कर लेंगे, या तो जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं तो थोड़ी नॉलेज गेन कर लेंगे, तभी वो आपके पास ये जानी शुरू होती है। तो सबसे पहला मेरा ये है कि आप एक ऑफिस ढूंढिए, अच्छा ऑफिस। अब अच्छे ऑफिस के भी डेफिनेशन है सर कि आप पहले ज्वाइन करके देख लीजिए कि वो ऐसा माहौल वहाँ है नहीं है। मेरा बस ये मानना है कि ऑफिस कुछ ऐसा ढूंढे कि जहाँ पे ना ही बहुत ज्यादा काम हो। अगर बहुत ज्यादा काम होगा तो आपका आपके सीनियर के साथ इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाएगा। सीनियर हमेशा आपका बिजी रहेगा, वो नहीं नॉलेज मिल पाएगी आपको, और बिल्कुल ही कम काम होगा तो सीखने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो मिड लेवल का आपको एक ऑफिस होना चाहिए जिसमें मीडियम काम हो, इंटरेक्शन भी हो आपकी। वहां से आप सबसे पहले नॉलेज को अपना बेस बनाइए। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जैसे आगे, प्रैक्टिकल मतलब मेरा आपका स्टार्टिंग क्लाइंट डीलिंग से लेके, ड्राफ्टिंग से लेके, फाइलिंग से लेके, लिस्टिंग से लेके, आर्गुमेंट से लेके फाइनल आर्गुमेंट्स तक सारी चीजें आपको अच्छे से सीखनी है। आपको लगे जैसे कि हाँ मेरा काफी स्ट्रांग हो गई सब चीजें, फिर आपके ऐसे नहीं कि, और स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि आपको एक सीनियर से बात कर लेनी पड़ेगी कि अगर मेरा कोई पर्सनल क्लाइंट आता है तो सर आपकी गाइडेंस के अंदर मैं उनको एंटरटेन कर सकूं, क्योंकि आप जितना अपने पर्सनल क्लाइंट के साथ सीख पाएंगे, हो सकता है कि उतना ऑफिस के क्लाइंट के साथ नहीं सीख पाएंगे। तो जिससे कि आपका पर्सनल का थोड़ा स्कोप बढ़ता रहे धीरे धीरे। फिर जिस दिन आपको वो नॉलेज मिल जाए कि हाँ अब लग रहा है दिस इज द राइट टाइम आई कैन मूव इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि सीनियर्स को बिल्कुल ही दरकिनार कर देना, नहीं, उनका साथ हमेशा रहेगा गाइडेंस के थ्रू। आप फिर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये सारी चीजें सीखने के लिए फाइंड अ गुड ऑफिस फर्स्ट, फिर इस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस करिए। फिर एक दिन आपको आप टाइम लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल, जब आपको ओके लगे आप अपना खुद स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे चीजें 2 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, 5 क्लाइंट, 10, 20 क्लाइंट, ऐसे चीजें चलती रहेंगी। फिर जितनी मेहनत करेंगे आप उतनी आपकी प्रोग्रेस होगी सर। अभी आपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कई बार कहा क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, तो मैं एक जस्ट आइडिया लेना चाहता हूं आपसे कि नए जितने भी लॉयर्स हमारे आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, बार काउंसिल में रजिस्टर कर रहे हैं, उनके पास नए क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से? कोई ऐसा कोई तरीका, कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई ऐसा वे उनको बता सके, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइवल अपने आप को इस लीगल प्रोफेशन में करना। तो उनके पास जैसे आपने बताया नए क्लाइंट आए, क्लाइंट तो क्योंकि हमारा प्रोफेशन तो क्लाइंट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। तो उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स दे सकें, कुछ ऐसी टिप्स आपको लगती है? सर सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप लीगल एड ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल एड सबसे अच्छा लीगल एड के लिए तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हाँ। तो मैं इनिशियली उनकी बात कर रहा हूँ जो 1-1.5 साल, क्योंकि 1.5 साल आदमी को, जितने भी लॉ हमारे यंग प्रोफेशनल आते हैं उनको 1.5 साल मान लीजिए
लगा, 2 साल लगा? हाँ सर, उसका एक अच्छा आंसर ये है जो मैंने खुद अपने किया है। जैसे कि आप जिस ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, हो सकता है कुछ क्लाइंट्स वहाँ ऐसे भी आएंगे जो उस ऑफिस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, न्याय लेकिन सबको चाहिए, पैसे के हिसाब से न्याय तो ऐसे नहीं बांट सकते। राइट। तो उस कंडीशन में आप एक एडवांटेज ले सकते हैं, सीनियर को बोल सकते हैं सर मैं कर लेता हूँ उनका केस, आप मेरे को गाइडेंस कर दे, जो मेरे साथ हुआ था ठीक है। कि सर को पता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके हालत में, ठीक है। मतलब कुछ क्लाइंटों को स्टार्टिंग में फ्री भी करना पड़े आपको, कर लीजिए, बिकॉज आप अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रोफेशन माउथ पब्लिसिटी पे बहुत चलता है सर। करेक्ट। अगर आप स्टार्टिंग से क्लाइंट ऐसे आपने शुरू कर लिए कि ऑफिस के थ्रू आपको मिल गए, किसी नोन के थ्रू, तो आपका पहले जो प्राइम फोकस होना चाहिए पैसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। करेक्ट। जो आपकी इनिशियल Learning होनी चाहिए। लर्निंग, आप लर्न करके उनको रिलीफ अगर दिला देंगे, देखिए मेहनत अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से रिलीफ भी मिल जाता है फिर, तो वहां से आप चीजें शुरू कर सकते हैं। तो वहां से एक माउथ पब्लिसिटी आपकी शुरू होगी कि भाई अगर किसी को फिर उनके राउंड में जरूरत होगी तो बताएंगे हाँ भाई मेरा काम ऐसे इस व्यक्ति ने किया था, आप इनको रिलाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा इसी क्वेश्चन के साथ में कि यंग प्रोफेशन को, जो यंग हमारे एडवोकेट्स हैं जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, उनके लिए टाइम को आप क्या कहते हैं कि उनको 10 से 5 का टाइम, 9 से 6, मतलब आप कुछ टाइम के बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि सर, बड़ा टाइम का तो ऐसा है कि अगर इस प्रोफेशन में देखिए अगर आपको मेहनत करनी है, सक्सेसफुल होना है, तो सर टाइम आपको 24 घंटे में से मैं कह रहा हूँ सोने के अलावा सारा टाइम इसको देना पड़ेगा। वंडरफुल। एटलीस्ट स्टार्टिंग 4-5 साल तो बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं देंगे तो आप फिर कमजोर रह जाएंगे हर एरिया में। वेरी नाइस। और स्पेशली फॉर द फर्स्ट जनरेशन जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, अपने पिताजी के क्लाइंट्स नहीं है जिनको आप संभाल सकते हो, राइट? तो आपको तो जितना ज्यादा समय आप कोर्ट में दे सको, जिस दिन से फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑफिस ज्वाइन होते हैं, हर दिन केस नहीं होते हैं, तो भी ऑफिस जाइए, देखिएगा एक्स्ट्रा काम है, पुरानी फाइल्स पढ़ लीजिए, या फिर कोर्ट में जाइए, कोर्ट में तो केस चलते रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। वहां बैठ के देख लीजिए क्या क्या केस चल रहे हैं, क्या लॉ चल रहे हैं। मतलब आपको जितना समय ज्यादा से ज्यादा दे सको स्टार्टिंग के 4-5 साल, करेक्ट। वो सर आपको देना पड़ेगा, घंटे के हिसाब से नहीं। 9 से 5 वाला काम अगर यहाँ करोगे तो फिर 9 से 5 जिंदगी चलती रहेगी सर। राइट। जी। और इससे अगला एक क्वेश्चन आता है कि आजकल लॉ स्टूडेंट्स एआई का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंटर्नशिप के दौरान भी करते हैं और यंग एडवोकेट भी करते हैं। तो क्या आप ये रिकमेंड करते हैं कि एआई का अगर वो यूज कर रहे हैं तो लिमिटेड यूज करें, या बिल्कुल यूज ना करें, या प्रॉपर यूज करते रहें? क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं, अगर वो यूज करते हैं एआई का तो शायद अपना बेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे लगता है, वीक करते हैं, कमजोर कर रहे हैं बिल्कुल। और दूसरा अगर वो ना करें तो नए जमाने के साथ नहीं चल पा रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पा रहे। तो आपको क्या लगता है? देखिए सर, इंटर्नशिप का जो पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग करनी है हमको, सीखना है हमको। अगर आप शॉर्टकट्स अपनाएंगे, एआई को अगर आप मानोगे शॉर्टकट तरीका है चीजों को करने का, से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। मैंने एक अपने इंटर्न को बोला कि भाई मेरा कल एक रिट लगी हुई है, मैंने पीडीएफ भेजी, इसका 2 पेज मेरे को ब्रीफ दे दो, ठीक है? अब मैंने उसको काम इसलिए दिया, ये नहीं कि वो मेरे को ब्रीफ कर देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका भाई मैंने ड्राफ्ट किया है, मुझे पता है क्या उस केस में, और मुझे भी पता किस पेज पे क्या है, कैसे आर्ग्यू करना है। उसने मुझे एक 2 पेज का ड्राफ्ट भेजा रात में, मैंने लैंग्वेज देख ली, मैं कहा तो एआई है। मैंने पूछा भाई एआई से बनाया कि हाँ सर यूज नहीं करना था क्या? मैं कहा इंटर्नशिप में करने क्या है फिर तुम मुझे ये बताओ। तुमने 4 घंटे लिए इस चीज के, जो कि तुमने बर्बाद करे कहीं पे, 10 मिनट में बैठे उसको अपलोड किया, उसको आपने 2 पेज में करके मुझे भेज दिया। मैं कहा मैं ये नहीं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे पता है केस में क्या है ना, मैं आपके नोट को देखूंगा, ये तो बस आपको काम देना था मुझे, आप सीख पाओ। अगर आप अभी से शॉर्टकट्स अपनाने लगोगे तो आपका बेस कैसे बनेगा? आप अगर 100 पेज की फाइल को पढ़ के 2 पेज में नहीं बनाना सीखोगे, लॉ को उसमें नहीं देखोगे, तो आपको इंटर्नशिप का फायदा ही नहीं है। तो इट शुड बी लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए सर। एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको लग रहा है कि अब तो समय ही नहीं है, तो वहां चलो आपने यूज कर लिया, वो उस पर्पस के लिए आप कर सकते हो। लेकिन आप इसको इंटर्नशिप में पूरा प्रॉपर यूज करोगे, अपनी लर्निंग को अगर खराब करोगे, तो बेस नहीं बनेगा, तो सर फिर खराब है, फिर तो आपकी चीजें आपको फिर आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत आएंगी। एक और कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि अब तो एलएलबी कर ली, अब एलएलबी के बाद क्या एलएलएम भी कर लें, और एलएलएम करना ठीक है या प्रैक्टिस में? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर एलएलएम इंडिया से कर लें, एलएलएम बाहर से कर लें, या एलएलएम कर लें, कुछ एडेड एडवांटेज है। तो मेरा सवाल बड़ा प्रिसाइज है कि लॉ करने के बाद बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अलग आपने बोला, तो क्या जो उनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है
कि हम एडिट उसके लिए, तो आप इसमें क्या अपनी राय देते हैं? सर मैं तो अपना एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि मैंने लॉ करी, लॉ करने के बाद सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट करी मैंने। मेरे हिसाब से बार काउंसिल हमें बस बोलता है आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज कॉलेज से होनी चाहिए, मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। Right. एलएलएम का जिक्र कहीं नहीं करता है सर वो। Right. तो अगर आपको क्लियर है, अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो मेरे हिसाब से आप 2-3 साल अपने और मत इधर उधर दो, आप फिर फुल फोकस के साथ प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका एकेडमिक्स में जाना है तो आप एलएलएम कर सकते हो, और अगर आपको प्रैक्टिस में करनी हो फिर बाद में जब करनी है तो बाद में सर आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इनिशियल आप प्रैक्टिस करिए, लॉ इज सफिशिएंट, उसी के बेस पे प्रैक्टिस होती है। इसी के साथ एक बड़ा अच्छा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया है जुडिशरी एग्जाम के, कि आप जुडिशरी का एग्जाम आप एलएलबी के तुरंत बाद आप नहीं आप उसमें अप्लाई कर सकते, आपको मिनिमम मैंडेटरी जो पीरियड है वो 3 साल का है। तो इसे आप एज ए प्रैक्टिशनर आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या बच्चों के लिए कुछ इसके 2 तरीके के व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ गलत है, अगर उन्होंने एलएलबी की है, उनका अगर मन है कि जुडिशरी में ही जाना है तो क्यों वो 3 साल तक वेट करे, उनका 3 साल का कैरियर खराब हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब वो एज ए जुडिशियल चेयर पे बैठेंगे, जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उनको पता होगा कि लीगल फील्ड की क्या प्रैक्टिकलिटीज हैं, क्या क्या दिक्कत है। तो उसमें क्या आप सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इसके बारे में? सर देखिए कि वो जजमेंट मतलब इशू अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कुछ उसका बेस होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें सामने आई होंगी तभी ऐसा इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि जरूरत है नहीं है एक गैप लगाने की कि 3 साल तक आप प्रैक्टिस करो। तो सर अगर वो सोचा है तो कुछ एस्पेक्ट में वो सही भी है कि आप एक उनको थोड़ा टाइम दे देंगे ताकि वो एक माइंडसेट में उनका बने, एक एक्सपीरियंस भी उनका गेन हो, ताकि जो लिटिगेंट्स लॉयर हैं उनकी समस्या को भी समझ सकें। कई बार जेन्युइन इश्यूज होते हैं और डायरेक्ट जब आप चेयर पे आते हैं जुडिशरी पे तो वो एक गैप ना रहे, आप समझे। वो उद्देश्य मेरे हिसाब से यही जजमेंट का। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी जो बच्चे फर्स्ट ईयर से जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एकदम रेडी है कि भाई मेरा तो पूरा सिलेबस तैयार है, मुझे मेरा लास्ट ईयर आए, डिग्री मिले, मैं जुडिशरी एग्जाम दूं, जैसे वैकेंसीज है मैं सीधा जज बनूंगा, तो उनके लिए परेशानी हो गई है कि जो ऑलरेडी प्रिपरेशन करके बैठे हैं और फिर जिनको लिटिगेशन में जाना ही नहीं है। इसमें जो दिक्कत मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो, उनके साथ ये होता है कि भाई कई परिवार में क्या होता है उनको समय नहीं दिया जाता काफी। राइट। उनको बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इतने टाइम तक पढ़ाई कर लो, उससे आगे पढ़ाई आप नहीं करवा पाएंगे। उनके ऊपर प्रेशर होते हैं फैमिली के, काफी जो रिमोट एरिया से होती हैं, बहुत ज्यादा अलग सिटी से होती है, मेन सिटी से नहीं होती। तो उनके लिए बस ये बड़ी दिक्कत भी है कि 3 साल वो वेट करेंगे, घर का माहौल फिर वो 3 साल तक कि भाई अब आपकी 24-25 में आपकी वो हुई है अभी लॉ, और 3 साल फिर आपको 1-2 साल में और लगेंगे। तो उनके लिए प्रैक्टिकल समस्या भी है सर। वो दोनों एस्पेक्ट हैं इसमें। अब बाकी देखिए कितनी कैसे चलती हैं चीजें, क्या क्या चीज सामने आती है। चलिए, हमने प्रोफेशनली बहुत कुछ आपसे समझा, बहुत कुछ जाना, और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से जितने भी लॉ स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स आपको सुन रहे होंगे, उनको अपनी जिंदगी के कुछ रास्ते चुनने के लिए, संशय में पड़ने के लिए, डायलेमा में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी आपकी थॉट जान के उनका एक कहीं ना कहीं एक वे क्लियर होगा, और उनका आगे का जो सोच है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, इंटर्नशिप क्या है, बहुत सारी चीजें जो आपने बताई आज के पॉडकास्ट में। थोड़ा सा पर्सनल आते हैं। देखिए, जो मुझे एज ए मैं यंगर ब्रदर आपको समझता हूँ, यू आर वेरी मॉडेस्ट, वेरी डाउन टू द अर्थ, वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग। तो मुझे ऐसा पता लगा है कि अभी तक आपने शादी नहीं की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर दी मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ थर्ड, मैं आपको कह सकता हूँ मोस्ट एलिजिबल बैचलर। 2 मोस्ट एलिजिबल बैचलर को तो लोग जानते हैं, एक एलिजिबल बैचलर को देश जानता है, उसे राहुल गांधी के नाम से जानता है। दूसरा जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है उनको सलमान खान के नाम से जानता है, और तीसरा जो इसे हम जानते हैं, ये हमारे लिए भी गौरव है कि वो हमारे मनदीप बैसला हैं। तो शादी के लिए आपका कुछ विचार कोई? सर देखिए मतलब कि लड़की नहीं मिली, मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं ना, क्या मतलब लड़की नहीं मिली या सोच मतलब कुछ अलग है कि मुझे बहुत अलग तरीके से कुछ चाहिए? सर शायद मैं समय नहीं निकाल पाया इस चीज के लिए। अभी मैं इतना लॉ में डूब गया हूँ जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है कि सुबह
उठने से 6:30-7 बजे उठने से रात को 12 बजे तक सोने तक प्रैक्टिस ही चल रही है। हम्म। और इस एस्पेक्ट पे शायद मैं भूल गया हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं मेरे, जबरदस्ती एकदम रात दिन, कि ये इस बोले कि ये भी लाइफ का एक हिस्सा है। तो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ सर, देखता हूँ अगर कोई अच्छी लड़की मिलती है तो करते हैं। अच्छा, बट मुझे लग रहा है आपने क्वेश्चन को ना घुमा दिया है पेरेंट्स की तरफ ले जाके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, चलो मैं इस पर ज्यादा नहीं कुरेदता। तो शादी तो देखो करनी है, और जी सर, करनी है, इसमें बिल्कुल। इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। करनी तो है तो आपको बहुत सारे लोग ना फॉलो करते हैं, जी, मतलब लाखों लोग फॉलो करते हैं, जी, और हम विश करते हैं कि आपके 2025 में कंप्लीट होते होते आपके 2 मिलियन आपके फॉलोअर हो जाएं। हम 1 मिलियन की बात नहीं करते, अगर सोचना है तो बड़ा, बांके बिहारी जी कुछ बड़ा सोचते हैं, 2 मिलियन कम से कम आपके हो जाएं। तो ये हम ऐसा आप शुभकामना देते हैं। थैंक यू। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो आपके 2 मिलियन आपके फॉलोअर्स होंगे, वो भी पूछना चाहते हैं कि आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे कि अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे, ये बताइए। देखिए सर, लव तो जरूरी है मैरिज में, चाहे वो अरेंज के थ्रू आए, अरेंज के कम लव मैरिज को, ये नहीं अरेंज हुई तो एकदम शादी कर ली। लव का तो है, मतलब थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सब चीजों के। जितना हम कोर्ट में जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो शादी तक तो बात पहुंचनी दिक्कत है। तो लव तो जरूरी है सर शादी पहुंचने। तो अगर वैसे नहीं होगा लव, तो अरेंज के थ्रू पहले लव को किया जाएगा। नहीं, बात इस वाले क्वेश्चन को तो हम लोग ना पास नहीं करने देंगे। ये वाला क्वेश्चन ना पास करने वाला नहीं है। तो आपने जैसे घुमाया है ना, जज को जैसे घुमाते हैं, वैसे घुमाने की कोशिश मत करिए। उस सवाल को हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं ना। हमारे पास बढ़ने के लिए देखिए रीजन क्या है। अगर यंग, डैशिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी अगर हमारे छोटे भाई हो, तो ये बड़े भाई के लिए भी बड़े गौरव की बात होती है। तो आपको ये सवाल तो अपने जितने भी आपके फॉलोअर हैं उनको पहुंचाना ही पड़ेगा कि आपके पास 2 अभी मैंने यहाँ पे यस और नो, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप, चलिए आप लव और अरेंज नहीं बताना चाहते, तो आप ये बता दीजिए लव मैरिज वाले में आप यस कर रहे हैं कि नो कर रहे हैं। आपको मैंने दोनों काट दिए, लव मैरिज वाले में यस कर रहे हैं कि नो। यस, चलिए एक बात तो, चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप यस कर रहे हैं लव मैरिज के लिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप। पर लव कोई है नहीं सर, अभी मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई लव में हूं नहीं। हम समझ गए। देखिए क्या है, एक जज को ना लॉयर का आर्गुमेंट समझ में आ जाता है कि वो उसने आर्गुमेंट क्या किया है। चलो ये बड़ा अच्छी बात है जी, और मैं भी फेवर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जी, मैं भी अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको कहता हूँ कि लव मैरिज कर लेनी चाहिए। लव मैरिज में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट यदि खुद अपनी गाड़ी से करे आदमी तो ज्यादा अच्छा होता है, रादर देन आपका ड्राइवर अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करे तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। अब एक और पर्सनल सवाल, जी सर, जो आपने लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला तो बड़े अच्छे से बता दिया। 2025 में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम शहनाई की आवाज सुनेंगे कुछ? सर देखिए मतलब मुझे कोई परेशानी, अगर मुझे लगता है कि अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा 2025 में भी कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी 5 महीने का टाइम है ना। हाँ, और रीजन क्या है कि आप वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, अच्छा खासा बहुत अच्छा कमाते हैं। बाकी बिहारी जी ने आपको आपकी बहुत रोरिंग प्रैक्टिस दी है, आप इतना अच्छा आपकी अर्निंग है। तो मेरा बस यही कामना है, मेरी यही एक प्रभु से प्रार्थना है कि 2025 में ही आप सेटल हो जाएं, जी सर। क्योंकि एक सेटल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बैचलर देखने में उसको बड़ा दुख सा होता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता। जिन चीजों से मैं जूझ रहा हूँ ये मतलब मैं दूसरे व्यक्ति को सुखी नहीं देख देखूं, ये बड़ा मुझे अंदर से ना बड़ा कचोटता है। क्योंकि मुझे एक एग्जांपल याद है कि क्लास में अगर एक लड़के को, अपने साथी को अगर हाथ ऊपर खड़ा करके अगर कर दिया जाए तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जैसे ही 4-5 अगर खड़े हो ना, तो वही जो दुख होता है ना वो एंजॉय में आ जाता है। तो वही एक शादीशुदा का और कुंवारे का है कि आई डू नॉट लाइन से वांट मुर्गा बनेंगे। हमारे इतने सवालों के बीच में कुछ चीजें रह गई जी सर, जो लीगल जैसी हैं, लेकिन फिर भी पर्सनल और लीगल के दोनों मिक्स हैं। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं डाउन द लाइन 10 साल के बाद में आप इलेक्शन में, किसी पार्षद के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में, या चूंकि आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाए जा रहे हैं और आप 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन हो, तो कोई राज्यसभा वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है आपका? कुछ इरादा है? यस नो में मुझे बता दीजिए, यस और नो दोनों है। नहीं सर,
अच्छा, जैसा- मतलब ये आप कह रहे हो ये नहीं है। नहीं सर, अच्छा बिल्कुल। चलिए, मेरे को ठीक है। लिटिगेशन से बहुत प्यार है और बस वही करना है मेरे को जिंदगी भर। अच्छा करेक्ट, सर। चलो ठीक है, एक एक क्लियर होना चाहिए ना। जी देखिए, सर। 3 लोगों को क्लियर होना जरूरी है। एक जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक जो क्वेश्चन आंसर दे रहा है, जी, और जी। एक जो जितने लोग आपको सुन रहे हैं और आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। जरूरी है कि वो आपके फॉलोअर है तो उनको आपको जानने का पूरा हक है। एक पर्सनल सा क्वेश्चन और है कि आपने अभी भी आंसर दिया कि शादी तो लव मैरिज की तरफ ही जाएंगे आप, तो वो जो शादी लव मैरिज की तरफ जाएंगे तो यस नो वाला ही है, हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपने घर वालों को कहते मैंने तो कोई आंसर दिया ही नहीं। आप किसी डायलेमा में हम आपको नहीं रखेंगे। जी। तो वो जो हमारे घर में आएंगे, हमारे छोटे भाई के धर्मपत्नी के रूप में जब भी शादी करेंगे, तो वो लीगल प्रोफेशन से ही होंगी या लीगल प्रोफेशन से के बाहर से होंगी, यस या नो? लीगल प्रोफेशन से होंगी ये बता दीजिए खाली बस। सर मतलब इसका तो आंसर में यस नो में मैं नहीं दे पाऊंगा, कारण ये है क्योंकि वो है ही नहीं अभी कोई, तो उसका नहीं दे, अगर मुझे दिक्कत नहीं कर ली। पहले आपने देखिए, पहले आपने बोला था लव मैरिज वाले में आपने यस का किया था, इसलिए तो आप क्या अब था कि लव कोई का प्लान कर रहे हो आप। एतराज नहीं है, लेकिन मतलब लव हो जाए तो कोई एतराज नहीं है उसमें शादी में। बस मेरा ये है कि अभी कोई ऐसा सच है नहीं। हम समझ गए, आप लेकिन आंसर नहीं देना। देखिए रीजन अगर लीगल प्रोफेशन से भी होगी तो भी कोई परेशानी नहीं है सर मेरे को। मेरा हम समझ गए। जज के लिए एडवोकेट के आर्गुमेंट समझना काफी आसान होता है, क्योंकि एक एडवोकेट एक मैटर में जा रहा है और जज के पास 100 मैटर लगे होते हैं। तो हमें आपका आइडिया लग गया। बहुत बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करना, और बहुत कुछ हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन होगा। अलग अलग चीजों पॉइंट कवर हुए, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, और लर्निंग्स भी बहुत सारी चीजें हुई। तो जल्दी आपसे बहुत मुलाकात होगी। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग एक हमारे लीगल प्रोफेशन का एसेट है। दिस इज फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, क्योंकि आप बहुत सिंपल हैं, और आपका जो मुझे एम समझ में आया, जितना मैं आपको 6 साल से मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, जी सर। तो मुझे समझ में आता है कि आपने कभी भी कोई चीज, जो वीडियो आपके हैं जिनके माध्यम से लोग आपको जानते हैं, जिनके माध्यम से लोग आपको मद्दी बैसला के रूप में पहचानते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो नई पौध आ रही है जी। वो लीगल प्रोफेशन की सीरियसनेस को समझे, लीगल प्रोफेशन को बड़े नजदीक से जानने, जो अपना कैरियर बाय डिफॉल्ट नहीं बाय डिजाइन इसमें बनाना चाहते हैं। उसमें आपका जो योगदान है, मेरे पास वर्ड नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वंडरफुल वर्क थैंक यू सर। फॉर द यंग स्टूडेंट्स। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही बढ़ते रहें। और इन बिटवीन मैंने आपको बता दिया जी सर। कि लोग मोर और लोग फॉलोअर हों, लोग आपको जाने। आज प्रोफेशनली आपके रील के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको जानते थे, आज थोड़ा सा पर्सन जानने का उनको मौका मिला। तो इन्हीं की गुड विशेस के साथ थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you. थैंक यू Thank you वेरी so मच। much. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।